बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज की बात करें तो जो हमारे आईपीसी में पहले सेक्शन 376 का प्रोविजन था, वो रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, 354 ये सब कवर तो करते थे, लेकिन बच्चों के लिए कोई स्पेशल किसी प्रकार के प्रोविजंस की बहुत ज्यादा कमी थी। तो 2012 में पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो 2012 में इसको लाया गया ताकि किसी भी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट जो कि बच्चों पे जब होते हैं उसके संबंध में स्पेशल प्रोविजंस कानून में लाए जा सके। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ स्टडीज की, तो हम यह जान सकते हैं कि लगभग 50% जो बच्चे हैं इसमें इस कानून में चाइल्ड की डेफिनेशन भी दी गई है। जो भी 18 साल से कम की उम्र का है, चाहे लड़का या लड़की, उसे एक चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और यह कानून पॉक्सो ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें लड़का हो या लड़की, दोनों ही जेंडर्स के लिए ये कानून बना हुआ है। तो किसी के साथ भी किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट इसके अंदर कवर होता है। इसके अलावा जो हमारे इसमें यह कानून जो है, यह किसी इसमें काफी कैटेगरीज दी गई हैं बच्चों के ऊपर असॉल्ट की। मैं इसमें सेक्शंस की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है। तो अगर हम एक लेमैन की, एक आम आदमी की भाषा में अगर हम इस कानून को समझना चाहते हैं, तो हमें इसमें जिस भी काफी तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, तो हमें उसके बारे में समझना होगा। इस कानून को 2012 में लाने के बाद 2019 में भी अमेंड किया गया और 2020 में भी कुछ कानून जो है वो लाए गए। इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया सबसे पहले कि व्हाट इज अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 years, वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल, इज कंसिडर्ड चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल है, चाहे लड़का या लड़की। इसके अंदर जो रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेस है वो मैंडेटरी की गई है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अपराध की होने की आशंका है या वो अपराध घटित होने की सूचना है, तो वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर लोकल पुलिस यूनिट उनको इसके बारे में जरूर सूचित करेगा। ये उसके लिए इस एक्ट में सूचना देना उसको बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है, आवश्यक कर दिया गया है। अगर कोई इस प्रकार की सूचना देने से हिचकिचाता है या छुपाता है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान भी इस एक्ट में दिए गए हैं। इस आपके लिए यह एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई कंपनी है जहां पे, और अगर उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कोई और सदस्य के द्वारा अगर उसे यह पता है कि उसके किसी सबऑर्डिनेट के द्वारा किसी बच्चे को सेक्सुअल तौर पे अब्यूज किया गया है और फिर भी वह उस अपने इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन के लिए या किसी अन्य वजह से उस अपराध को रिपोर्ट करने से पीछे हटता है, तो उसके लिए 1 साल की सजा का प्रावधान है और उसके साथ ही साथ फाइन भी उसके ऊपर लग सकता है। तो इस एक्ट के तहत बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको किसी प्रकार के अपराध के घटित होने की आशंका या सूचना है, तो आप तुरंत स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस यूनिट में उसकी सूचना जरूर दें। यह आपका कर्तव्य भी है और इस एक्ट के तहत यह आवश्यक भी है। इसके अंदर इस एक्ट की जो बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें, मैं कॉमन फीचर्स की बात कर रही हूँ। जनरली हमारे जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत जो ऑफेंसेस होते हैं, उसमें ओनस हमारा प्रोसिक्यूशन पे होता है कि वो अपराध को साबित करे कि दोषी ने अपराध किया है। लेकिन यह एक इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें ओनस जो है एक्यूज के ऊपर ही है। कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो भी इस केस को सुन रही है, वह ये मानेगी कि इसके तहत होने वाले अपराध जो है वो दोषी ने किया है और अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेवारी दोषी की है। इस एक्ट के तहत बाकी इसके अंदर जो बच्चा जो है, इसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग के साथ साथ मैंडेटरी इसके अंदर एफआईआर होने का प्रोविजन है। जो भी रिपोर्ट को लिखेगा उसका रिकॉर्ड रखेगा पुलिस में, और साथ ही साथ बच्चे की स्टेटमेंट जहां तक पॉसिबल वो एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा लिखी जाएगी। और बच्चे की मेडिकल, अगर बच्चे की किसी प्रकार की इंजरी है या उसे किसी प्रकार के मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, तो उसके लिए डॉक्टर्स के लिए भी ये मैंडेटरी किया गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं भी हुई है, तो सबसे पहले
बच्चे का जो है मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें हमारा, जब हमारा एफआईआर हो जाता है, जब पुलिस इसके अंदर केस की तफ्तीश पूरी कर लेती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती है, तो उसके ट्रायल के लिए भी स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट की गई हैं। स्पेशल कोर्ट्स ही इन केसेस की सुनवाई करती है, और उसमें बच्चे की सुविधा के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए, जिसका मैं आगे आपको जिक्र करूंगी। मेनली इस एक्ट का उद्देश्य है कि बच्चे को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस एक्ट के तहत होने वाली किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस कर्मी का सादे कपड़ों में होना बहुत जरूरी है। इसके लिए पुलिस कर्मी के लिए मैंडेटरी प्रोविजन है कि जब भी वो बच्चे से इंटरेक्ट करता है तो केस के दौरान वो सादे कपड़ों में रहेगा। कोर्ट्स के लिए डायरेक्शन है कि ऐसे पॉक्सो के स्पेशल केसेस के अंदर 1 साल के अंदर सुनवाई, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर इसकी सुनवाई खत्म हो जानी चाहिए। मतलब ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो भी कोर्ट का डिसीजन है वो 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट चाहिए पोक्सो की, वो स्थापित की गई है। बच्चे के लिए कोई भी इसके अंदर टाइम, रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम के दौरान कितना पुराना क्राइम है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। बच्चा कभी भी जब चाहे, उसको जब भी लगता है कि क्राइम की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वो उसके अंदर कर सकता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि 4 साल पुराना मामला है या 3 साल पुराना मामला है, 6 साल पुराना मामला है, तो जब भी इसकी रिपोर्टिंग चाहे बच्चा उसकी रिपोर्टिंग क्राइम की कर सकता है। इसके अंदर क्योंकि बहुत ही सजा की बहुत ही सख्त प्रावधान है पोक्सो एक्ट के तहत, तो इसमें फॉल्स रिपोर्टिंग के बारे में भी जो है वो प्रोविजंस रखे गए हैं। मान लीजिए कोई झूठी शिकायत करता है, क्या चाहे बच्चे के खिलाफ शिकायत करता है या किसी को वो डिफेम करने के लिए बच्चे का सहारा लेकर झूठी शिकायत करता है, तो उस संबंध में भी सजा के प्रावधान दिए गए हैं। खासतौर पे इसमें बच्चा अगर कोई बच्चे के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान इसमें नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई गार्जियन या कॉन्फिडेंस का इंसान जो कि जिसकी सुपरविजन में वो रहता है, बच्चे का सहारा लेके कोई गलत रिपोर्टिंग करता है, तो उसमें फॉल्स रिपोर्टिंग के लिए भी सजा के प्रावधान दिए गए हैं। 6 महीने से लेके 1 साल तक के इसमें सजा के प्रावधान है। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें बच्चे के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अगर कोई इसमें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रिपोर्टिंग करने से इसमें पीछे हटता है, तो उसमें भी सजा के प्रावधान है। 6 महीने से 1 साल तक के इसमें सजा के प्रावधान है। और फॉल्स रिपोर्टिंग में भी इसमें मैंने आपको बताया कि सजा के प्रावधान है। तो इसमें बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। जब भी हम केस की रिपोर्टिंग करते हैं तो एक तो वो मैंडेटरी है, दूसरा उसमें किसी प्रकार की कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी झूठी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आमतौर पे जब भी बच्चा हमें कोई क्राइम रिपोर्ट करने की कोशिश करता है कि उसके साथ ऐसा हुआ, तो अक्सर हम परिवार के सदस्य भी टाल देते हैं कि नहीं कोई गलत फहमी होगी, हम विश्वास नहीं करते। जनरली क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो पहले तो बहुत घबराते हैं, उनको कोई डर की स्थिति में रख दे कि भाई आपके परिवार को ये कर देंगे या वो कर देंगे, तो वो डर जाते हैं। और अगर हम ज्यादातर अगर हम स्टडीज को देखें तो लगभग 50% जो है बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उसमें जो दोषी होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, वो बच्चों के जानकार होते हैं, नोन होते हैं। तो जब चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो या कोई पारिवारिक दोस्त हो या पड़ोसी हो, जिसके ऊपर आमतौर पे बच्चा जिसको आम रूटीन में देखता है, जानता है, पहचानता है, तो जब भी वो इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं, तो जब भी बच्चा बताने की कोशिश करता है, तो हम उसे एक समाज के तौर पे, इज्जत के तौर पे देख के कि भाई नहीं इसको गलत फहमी होगी होगी, नहीं कोई बात नहीं, आगे नहीं होगा करके उसे टालने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज के अंदर हमें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बहुत एक हीनस ऑफेंस है और एक बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध है। तो बच्चे की बात पे हमें विश्वास करके उसको सुन के उसकी रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए, और हमें ट्रायल के साथ के आगे उसकी लिखित तौर पे शिकायत जरूर करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज क्या क्या हो सकते हैं। हमारा बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार का अब्यूज इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, या उसकी बात पे ध्यान ना देना, नेग्लेक्ट हो सकता है। नेग्लेक्ट की मैंने अभी बात की कि बच्चा कुछ बता रहा है और हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करके उसको टाल रहे हैं। किसी प्रकार का फिजिकल अब्यूज उसके साथ में, कोई टॉर्चर, मारपीट हो सकती है। इमोशनल
आप सभी समझते हैं, और साथ ही साथ में सेक्सुअल सेक्सुअल की अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि इस एक्ट में किस किस कैटेगरी को सेक्सुअल अब्यूज में माना गया है। और इस प्रकार का जो अब्यूज है, चाहे वो इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, फिजिकल हो या नेग्लेक्ट हो, वो बच्चे के साथ में उसकी हेल्थ, उसकी सेहत, उसके सर्वाइवल, उसकी डिग्निटी या उसकी डेवलपमेंट, इन चारों प्रकार की उसके उस पे वो असर डाल सकते हैं। अब देखिए, बच्चे का अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है तो उसके ऊपर मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार का एक तरीके से अत्याचार हो रहा है, और वो उसकी आगे आने वाली प्रगति पे, उसके शारीरिक विकास पे, उसके मानसिक विकास पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो किसी भी प्रकार के चाइल्ड अब्यूज को रिपोर्ट करना इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि उसकी समय पे काउंसलिंग हो सके बच्चे की, उसको किसी प्रकार का मेडिकल हम ट्रीटमेंट दे सके, और साथ ही साथ काउंसलिंग करके उसके किसी भी प्रकार के मानसिक विकार आने से हम उसमें रोक सके। अब हम बात करते हैं व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य, एनी एक्ट विच यूजेस अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय समवन हु इज इन पावर ऑफ अथॉरिटी हु इज मोर पावरफुल देन द चाइल्ड। किसी भी प्रकार के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चे का प्रयोग, सेक्सुअल एडवांसेस को लेके, या उसके साथ में कोई, हम इसमें उसके साथ में एक छूने को लेके हम बात करते हैं, गुड टच बैड टच की, वो तो बहुत छोटे बच्चों के लिए हो गया। और इसी प्रकार किसी प्रकार के इशारे करना जो जो उसको समझ में आए, जो उसको वो सुन सके, इस प्रकार के इशारे करना, कोई ऐसी बात कहना, उसको फिजिकली टच करना, तो ये सभी कैटेगरीज जो है वो सेक्सुअल अब्यूज की श्रेणी में आते हैं। अब्यूज जो है वो किसी ऐसे इंसान के द्वारा भी किया जा सकता है जो उसको जानता है, जिसकी उसके ऊपर अथॉरिटी है, जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ध्यान रखने की थी, जो उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये सभी जो हैं ये हमारे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं कि कई बार हम कहते हैं कि बच्चे को किसी ने टच तो नहीं किया, लेकिन वो भी जो है, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो विद और विदाउट टच दोनों ही जो है सेक्सुअल अब्यूज की श्रेणी में आ सकते हैं। और किसी प्रकार चाइल्ड ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन, जनरली बच्चों की खरीद फरोख्त, एक जगह से दूसरी जगह पे जो लेके जाना, इसकी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और एनी अदर एक्ट ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, वो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की श्रेणी में आता है। हम बात करते हैं पोक्सो एक्ट की। पोक्सो एक्ट के तहत हमारे 3 कैटेगरीज जो हैं वो इसमें दी गई हैं। अब हम इसमें एक सबसे जो सेक्शन 3, 5, 7 और 9, वो जो है हमारे सेक्सुअल असोल्ट को, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को, एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सब कैटेगरीज को डिफाइन करता है। सबसे पहले हमारा इस एक्ट के तहत आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, इंसर्शन ऑफ एनी फिजिकल बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल पेनिस, ऑब्जेक्ट और एनी अदर बॉडी पार्ट in the child vagina, urethra, anus, mouth, or asking any child to do so with them or any other person। मतलब पेनिट्रेटिव, इसमें इसकी बाइफर्केशन की गई है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की और सेक्सुअल हरासमेंट की। जैसे हम आईपीसी में बात करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, जिसे छेड़छाड़ की बात करते हैं 354 आता है, और 376 रेप की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे उसको टर्म दिया गया है पेनिट्रेटिव, रेप को टर्म दिया गया है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और इसके अंदर कोई भी बॉडी का फिजिकल पार्ट, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो या कोई और दूसरा पार्ट हो, अगर बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट में, माउथ में या और किसी फिजिकल पार्ट के अंदर इंसर्शन की होता है तो उसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है। इसमें जो है सजा का आगे हम जिक्र करेंगे। इसमें हमारी 10 साल मिनिमम सजा है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। अगर हम बात करें एग्रावेटिव, इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है एग्रावेटिव फिजिकल असॉल्ट होता है। उसके अंदर मैं डिफाइन अभी थोड़ा आगे एक्सप्लेन बाद में करूंगी। दूसरा जो फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज है वो है नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। जब कोई आदमी किसी बच्चे को टच करता है सेक्सुअल इंटेंट से, तो उसे कहते हैं नॉन पेनिट्रेटिव
सेक्सुअल असॉल्ट। तीसरा है इसके अंदर कैटेगरी सेक्सुअल हरासमेंट, किसी प्रकार के सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, जैसे विस्लिंग हो गई, या फिर कोई ऐसा सेक्सुअल जेस्चर करना, कोई ऐसी आवाज करना, या फिर इसमें कोई ऐसी बार बार उसका पीछा करना, आप उसको बार बार बच्चे को परस्यू कर रहे हैं कि मतलब उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मीडियम से हो चाहे वो फिजिकल मीडियम से हो, तो उसके अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको स्टॉकिंग। स्टॉकिंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। जब हम कहते हैं कि कोई किसी का बार बार पीछा कर रहा है, चाहे बार बार कॉल्स कर रहा है, या आजकल सोशल नेटवर्किंग के साथ में हम लोग बार बार किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगला कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये सारा आता विद द इंटेंट ऑफ कोर्स सेक्सुअल इंटेंट, जो अब्यूज के इंटेंशन से, तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और जब हम बात करते हैं कि कोई आप किसी को ऐसा इशारा कर रहे हैं या फिर आप किसी के सामने ऐसा जेस्चर कर रहे हैं और वो बच्चा उसको देख पा रहा है या सुन पा रहा है, तो ये सारी कैटेगरी आती है सेक्सुअल हरासमेंट में। हमें समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम आमतौर पे कहते हैं कि सिर्फ बच्चे को हमने इंटेंशन हमारी ये तो नहीं थी, हमें तो सिर्फ टच किया था, लेकिन बच्चा जो है बहुत ही समझदार होते हैं, उनको पता है कि उनको कब जो है जो टच है वो फिजिकल किस इंटेंशन के साथ टच किया गया था। तो ये वो जो टच का जो इंटेंशन है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को महसूस होता है कि उसे बैड इंटेंशन के साथ, सेक्सुअल अब्यूज के इंटेंशन के साथ टच किया गया है, तो वो एक क्राइम की कैटेगरी में आ जाता है। ये हमारे टीचर्स के लिए समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं कि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे को महसूस होता है कि उसके साथ में गलत हो रहा है, तो वो इसकी रिपोर्टिंग कर सकता है, और वो पोक्सो एक्ट के तहत जो है वो उसमें कवर होता है, वो उसमें क्राइम बन जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सेंसिटाइज होने की जरूरत है कि हम अपना कंडक्ट जो है कैसे रखते हैं। इसके बाद आता है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। चल मैंने बात की थी कि चाहे वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, उसके अंदर यदि कोई ऐसा पर्सन जो कि उस अथॉरिटी में है कि वो बच्चे को कंट्रोल कर सके, मान लीजिए कोई टीचर है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का बच्चा है और उसकी कंपनी का मैनेजर है, या कोई आर्मी पर्सनल है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से है, जो कि जिसमें कि हर हमारा सोसाइटी का इंसान ट्रस्ट करता है कि ये जो है क्राइम प्रिवेंशन के लिए है, ये हमारे लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन वही अगर क्राइम करते हैं तो एक तो उनके अंदर उसको हम एग्रेवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में रखते हैं, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट अगर जो है 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ होता है, या फिर जो हम गैंग रेप है, एक से ज्यादा आदमी अगर किसी बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान बच्चे को किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है, या बच्चे की डेथ हो जाती है, या वो या मेंटली या फिजिकली किसी भी प्रकार से वो इनकैपेसिटेट हो जाता है सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान, या फिर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी है या सेक्टोरियल या कम्युनल वायलेंस है, उस दौरान किसी बच्चे के साथ कोई असॉल्ट किया जाता है, या एक से ज्यादा बार अगर कोई असॉल्ट किया जाता है, तो और अगर असॉल्ट के दौरान हम कोई वेपन यूज करते हैं, तो ये सारी बहुत सारी कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं जिसको हम एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें मिनिमम 20 साल की सजा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, जिसे हम कहते हैं उम्र कैद। उम्र कैद जब तक जो दोषी है वो मर नहीं जाता। तो आप ये समझिए कि इसकी जो सजा है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की, वो दोगुनी कर दी गई है, और इसको टिल डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसमें मैक्सिमम सेंटेंस दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जो है हीनस क्राइम है, जिसमें मॉडिफिकेशन करके जिसमें बाद में बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं एक और तरीके के क्राइम जो कि आमतौर पे बच्चों के साथ होता है, पोर्नोग्राफी। अगर बच्चे का किसी भी प्रकार से किसी भी मीडिया के सामने, चाहे वो टीवी एडवर्टीजमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट साइट्स हो, कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वहां पर अगर बच्चे को के किसी भी प्राइवेट पार्ट को ऑब्जेक्टिफाई करके हम कोई भी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं या कुछ इस तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल रखते हैं,
तो इसके लिए भी पोक्सो एक्ट के तहत सजा का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें जो है चाहे वो प्रोग्राम पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, इसमें जो बच्चे का अगर किसी प्रकार का कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन अगर दिखाया जाता है, या फिर किसी प्रकार के सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट में, या फिजिकली उसको किसी बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करते हुए कोई भी अगर इस तरह का एक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। इनफैक्ट इसके अंदर ये इसमें तो सजा के प्रावधान है ही है। अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को अपने पास रखता भी है, तो भी इसके अंदर सजा के प्रावधान है। इसमें 5 से 10,000 तक का फाइन हो सकता है। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को रखा हुआ है, तो उसमें लगभग 1 साल से अधिक सजा के प्रावधान है। तो हमें इन सबको बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है, अगर किसी साइट के ऊपर भी आप देखते हैं तो दैट इज इलीगल, तो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग की जा सकती है। अब हम देखें कि बच्चे के अंदर अगर हम ये जानना चाहें, क्योंकि आमतौर पे बच्चे बहुत हिचकिचाते हैं अपने साथ कुछ भी हुआ, उनके साथ कुछ भी हुआ, उसको रिपोर्ट करने में। तो आप बच्चों को अगर ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे बच्चा डेली आपके संपर्क में आता है, तो बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या नहीं, आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनके पेरेंट्स को भी इवन सेंसिटाइज कर सकते हैं। आप लोगों को उनके पेरेंट्स से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो देर आर सम साइंस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन चिल्ड्रन, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा किसी प्रकार की ट्रोमा में तो नहीं है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप अगर बच्चे के बॉडी पे किसी प्रकार की कोई इंजुरीज देखते हैं, स्पेशली इन द जेनिटल और चेस्ट एरिया, आप उसको उनके बैठने के ढंग में या चलने के ढंग में कोई फर्क महसूस करते हैं। आप देखते हैं कि बच्चा हमेशा थका हुआ है, उसे या कोई आपको बताता है कि बच्चे को सोने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, या क्लास में अटेंडेंस में उसका बहुत फर्क आ गया है, कम या कम हो गया है काफी उसके पहले की तुलना में, या फिर उसके बिहेवियर में एकदम से कोई सडन चेंजेस आ गए हैं बच्चे के। पहले किसी और प्रकार का व्यवहार था, आजकल उसका व्यवहार कुछ अलग से बदल गया है। और या फिर किसी इंसान को एकदम से बहुत ज्यादा पसंद या नापसंद करने लगता है बच्चा। और उसके पास अगर हम देखेंगे बच्चे को कोई ऐसे अननोन गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि बच्चे के हाथ में कभी कुछ नया होता है, कभी कुछ नया होता है, तो सडन एक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो। या फिर अपने ऊपर बहुत जरूरत से बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है या कम ध्यान दे रहा है। तो ये सब कुछ चेंजेस है, जिससे आप अगर बच्चे को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चल सकता है कि बच्चा किसी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। तो इसमें सिर्फ थोड़ा अटेंशन ज्यादा करने की जरूरत है। अब अगर आप देखते हैं कि किसी प्रकार का बच्चे में कोई आप उसकी सेक्सुअल अब्यूज की कोई साइंस देख पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये है कि मैं ये परिवार के सदस्यों के लिए भी है, और सभी जो भी पर्सन्स इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद द चिल्ड्रन, उन सबके लिए है। अगर आप सेक्सुअल अब्यूज का सिंबल, कुछ भी सिम्टम्स देखते हैं, तो आप बच्चे को सबसे पहले आप कम्युनिकेट ये करेंगे कि हमें आप पे विश्वास है। आप उनको बताइए कि वो जो भी कुछ बताना चाहते हैं वो आपको बता सकते हैं, और हम आप पे पूरा पूरा विश्वास करेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा इसको अपने अब्यूज को रिपोर्ट करना चाहता है, तो सोसाइटी की जनरल टेंडेंसी है कि नहीं, सोसाइटल लेवल पे निपटा लेते हैं, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्रों में घुसेंगे। तो ये सबसे पहले हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसकी रिपोर्टिंग, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक्ट में मैंडेटरी है, तो उसकी रिपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए। रिपोर्टिंग जैसे पहले भी मैंने बताया कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में कर सकते हैं, या फिर लोकल पुलिस यूनिट में भी कर सकते हैं। मैं बार बार स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कह रही हूँ, तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर, जो कि संपर्क में रहता है चाइल्ड वेलफेयर, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ में, और साथ साथ हमारे जे बोर्ड के मेंबर्स के साथ में, स्पेशल कोर्ट्स के मेंबर के साथ में। तो ये हमारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में भी रिपोर्टिंग हो सकती है, और लोकल पुलिस में भी इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। अच्छा, जब भी कोई बच्चा हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, तो हमें ये सवाल कभी भी नहीं करने चाहिए कि क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस, कि मतलब आप लोग, हम जनरली हमारा क्या वो होता है कि हम बोलते हैं कि अच्छा तुम गए क्यों थे वहां पे,
इस तरीके के हम सवाल, या तुमने हेल्प क्यों नहीं मांगी, तुमने चिल्लाया क्यों नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या तुमने वहां पे अपना मतलब वहां उसको बंदे पर्सन को फिजिकली फाइट क्यों नहीं किया। तो इन सब से बच्चा जो है वो डिस्करेज होता है। तो हमें ये सब सवाल बच्चे के ऊपर थोपने से पहले सोचना चाहिए कि वो किस मेंटल स्टेट में है, और हमें हमेशा उसकी बात पे विश्वास करके और उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें बच्चे को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम, हम आमतौर पे जनरली लड़कियों को भी बोल देते हैं कि भाई तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, तुम रात को देर में क्यों बाहर निकली थी, या तुम वहां पे गई क्यों थी, तुम्हें किसने कहा था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें जो है अवॉइड करने चाहिए। और कभी भी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये हुआ, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ या तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ। और इसके अलावा जो है हमें उस बच्चे को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कोई बात नहीं आप भूल जाइए, ये दोबारा नहीं होगा, या उसको उसके पेट पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी बच्चा हमें कॉन्फिडेंस के साथ अपना, जब हमें मान के हमने कुछ बात शेयर कर रहा है तो हमें उस पर विश्वास करके और आगे उस बात की रिपोर्टिंग जरूर करनी चाहिए। रिपोर्टिंग करने के लिए कौन कौन लोग इस एक्ट के तहत चुने गए हैं कि कौन कौन इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स, पब्लिक सर्वेंट, चाइल्ड लाइन आप सभी को पता है, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन स्कूल्स, हॉस्टल्स, चाइल्ड केयर सेंटर्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, कंसर्न्ड अडल्ट्स, या कोई भी जनरल पब्लिक, इसके अंदर कोई भी इस एक्ट के तहत क्राइम की रिपोर्टिंग कर सकता है। इसमें जो बच्चे की स्टेटमेंट जो है वो हमारा कोई भी महिला सब इंस्पेक्टर जहां तक पॉसिबल हो वो रिकॉर्ड करेगी। और इसमें उसके बाद में इसमें एफआईआर मैंडेटरी है। एफआईआर उसके, मैंने आपको पहले बताया कि मेडिकल, इसमें अगर हेल्प की जरूरत है 24 घंटे में उसको मेडिकल हेल्प करना भी मैंडेटरी है। और अगर बच्चे को किसी प्रकार की प्रोटेक्शन की जरूरत है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर 24 घंटे के अंदर मैंडेटरी रिपोर्ट करना होता है, वो पुलिस पर्सन रिपोर्ट करेगा। और उसमें जो नेसेसरी ऑर्डर्स है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके अंदर प्रोड्यूस करती है, उसकी काउंसलिंग के भी प्रोविजंस करती है। और साथ ही साथ बच्चे को जो है कंपनसेशन स्कीम्स के में तहत भी इसके अंदर जो है वो कंपनसेशन दी जाती है। जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो ट्रायल के कंप्लीट होने के विद इन 15 डेज जो है उसको कंपनसेशन भी मैंडेटरी किया हुआ है। उसके जो भी मेडिकल, जो भी अक्यूज पे फाइन इम्पोज होते हैं वो सभी जो है उसके मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए उसी बच्चे को ही पे किया जाता है। इसके अंदर साथ बच्चे का एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है जिसके अंदर जो है उसको टाइमली फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा सके। अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट की, कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत जितने भी ऑफेंसेस है उसमें कितनी पनिशमेंट है, तो जब मैंने पहले बताया था कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट उसमें मिनिमम 10 ईयर और लाइफ, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता है। जो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें 20 साल की कम से कम सजा है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ भी इसमें मैक्सिमम सेंटेंस है। विदाउट पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर मिनिमम 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स। एग्रेवेटिव नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स। सेक्सुअल हरासमेंट 3 ईयर्स एंड फाइन, एंड यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस 5 ईयर्स एंड फाइन। ये सभी इसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। तो हम अगर बात करते हैं पोक्सो एक्ट के तहत, जो मैंने आपको एक बिल्कुल लेमन की लैंग्वेज में बताया है कि बच्चे का किसी भी फॉर्म का सेक्सुअल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो पेनिट्रेटिव हो, चाहे वो नॉन पेनिट्रेटिव हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो सिर्फ एक टच इन्वॉल्व करता हो, या किसी प्रकार का स्टॉकिंग हो, ये सभी के तहत बहुत ही इंक्रीज्ड फॉर्म ऑफ जो इसमें इम्प्रिजनमेंट, जो हमारे पनिशमेंट के प्रोविजन है बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो पोक्सो एक्ट इसीलिए लाया गया ताकि किसी भी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज को जो है अननोटिस ना रह जाए बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही एक हमारे क्राइम के प्रति प्रोन होते हैं। वो रिपोर्टिंग करने में पहले ही बहुत हिचकिचाते हैं, और अगर हम उन्हें सपोर्ट ना करें तो वो क्राइम जो है अनरिपोर्टेड रह जाता है। तो आप सभी टीचर्स से मेरा यही अनुरोध है कि जो भी बच्चे आपकी केयर में हैं, जिनके भी आप मेंटर्स हैं, उनके साथ में आप सेंसिटिवली
हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं। तो आप एक उसको जो है आप सेंसिटिवली जरूर डील करें और उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लें और आप खुद भी इसको रिपोर्ट करें अगर आपकी नोटिस में कोई ऑफेंस आता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस एक्ट को समझने में, इसके प्रोविजंस के बारे में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। किसी भी पार्टिसिपेंट का मैडम से कोई भी क्वेरीज है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मैडम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं मतलब देखिए, नो क्वेश्चन का मतलब या तो सब समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मतलब आपको नमस्कार मैम, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। जैसे हमने बताया स्कूलों में, अगर स्कूल की बात करें तो बिना किसी स्कूल का नाम लिए एक बात बोलना चाहूंगा। हमें कहीं फाइंड आउट होता है कोई बच्चा इस तरीके का, क्योंकि जैसे आपने बताया हम भी देखते हैं उसके व्यवहार से, उसके फिजिकल उससे भी पता लग जाता है कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, चलो बच्चा हमारी मान लेता है, पेरेंट्स के साथ भी हम बातचीत करके, लेकिन जब कंप्लेंट की बात आती है या उस स्थिति तक भी तैयार है चलो हम कंप्लेंट कर देंगे, और जब कंप्लेंट करने जाते हैं वहां पेरेंट्स बैकफुट पे हट जाते हैं, तो उस स्थिति में टीचर्स के लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जैसे आपने बताया अगर हम फर्जी या मतलब इस तरह की शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर भी वो दिक्कतबाजी है, तो उस स्थिति में टीचर्स के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति रहेगी। तो इस बारे में मतलब कुछ और बताएं प्लीज। देखिए, इसमें आपका प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिपोर्टिंग करने की है। आपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है, पेरेंट्स की उतनी ही जिम्मेवारी है कि वो उस क्राइम को रिपोर्ट करें, क्योंकि इसके अंदर रिपोर्टिंग के लिए जो मैंने आपको बताया कि सब जिम्मेवार है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पब्लिक पर्सन हो, जिसकी भी नोटिस में अगर कोई क्राइम आता है या उसकी आशंका भी आती है तो उसकी रिपोर्टिंग होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी है, यू फुलफिल्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में पुलिस एक्शन वो अपने आप आगे जो है पुलिस द्वारा जो नेसेसरी एक्शन है वो लिया जाएगा। चाहे वो हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी हो कि नहीं आप वो उसमें रिपोर्ट करें, सबमिट करें, हम उसका रिटर्न में अगर एक बार ले आते हैं तो इट इज फाइन, तो उसके आगे आपकी जो रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी वो आपने फुलफिल कर दी है। और इसमें मैं मानती हूँ कि आप जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बार सोसाइटल प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, अगर हम करेंगे कानून कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन हम उन केसेस के अंदर जो CWC है उसमें भी हम उसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो वो CWC की तरफ से भी रिपोर्ट आती है, उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। तो इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे भी आप रिपोर्ट करके कार्रवाई करवाना इंश्योर कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के हाथ में नहीं है कि वो रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू मैम। जी मैम, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और कंसर्न भी है उस पिछले क्वेश्चन से ही। मैम, एक केस मैंने सुना है, डिस्कस नहीं करना चाहूंगा पर क्वेश्चन है मैम। एक कंप्लेंट होती है, एक मान लो टीचर, लेडी टीचर कोई कंप्लेंट करती है बच्चे के रिगार्डिंग, और वो कंप्लेंट हाई लेवल पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और वो प्रोसीडिंग में आता है केस। देन क्या होता है कि जो पेरेंट्स है वो कोर्ट तक जाता है मामला, और जज साहब के सामने बयानबाजी भी होती है इसमें। तो एट द एंड क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो अपने बयानों से हॉस्टाइल हो जाता है, पेरेंट्स विड्रा कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो जो टीचर कंप्लेंट कर रहा है उसको हैरासमेंट, आपने कहा कि 1 साल का जो है उसमें सजा का प्रावधान है। जी हेलो, जी 1 साल का उसमें सजा का है कि झूठी कंप्लेंट अगर कोई डालेगा तो उसमें 1 साल की सजा है। जी तो टीचर ने वो कंप्लेंट, मान लो उस मामले को आगे लाने का प्रयास किया और वो एक्चुअल में था ऐसा और बहुत बड़े लेवल पे था, तो उस टीचर के लिए तो हैरासमेंट, बहुत बड़ी हैरासमेंट हुई। ऐसे में मतलब टीचर के लिए ये जो लॉ है ये कवर करता है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है उसके अंदर ये लॉ कवर करता है इसको। अगर इसमें कोई झूठी कंप्लेंट कर रहा है तो मैंने कहा कि उसके अंदर हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जो है कंप्लेंट को परस्यू कर सकते हैं। तो इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड। ये जो है उसमें वो कानून का सहारा जरूर ले सकते हैं कि उनके खिलाफ में झूठी कंप्लेंट की गई या कुछ किया गया। तो नहीं, इसमें आपने कहा कि टीचर ने रिपोर्ट किया। जी जी, टीचर ने रिपोर्ट किया, लेकिन उनकी टीचर के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट नहीं किया ना वहां पे क्राइम।
मतलब अगर उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के कोई पोक्सो के तहत कंप्लेंट देता है तो दैट इज कवर्ड अंडर द पोक्सो एक्ट। और बाकी अदरवाइज उसके अंदर जो आप कह रहे हो कि जी टीचर ने रिपोर्ट किया, उसके बाद में पेरेंट्स ने उनके खिलाफ कुछ किया है, मतलब आपकी कंप्लेंट मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है। कोई मामला है मैम, कोई कोर्ट तक जाता है, पेरेंट्स ने दबाव में आके वो विड्रा कर ली, कंप्लेनेंट वो है ना टीचर, तो उसके खिलाफ मतलब लीगल कार्रवाई का है ना, अगर मान लीजिए कोई कंप्लेन दर्ज कराता है और विड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए नहीं पेरेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। बच्चा भी दबाव में आके मना कर रहा है तो कंप्लेंट करी, मान लो मैं हूँ, कोई कंप्लेंट मैं करता हूँ और उसका पार्टी दूसरा जो एक्यूज बनता है, दूसरा कोई टीचर या कोई भी पर्सन है, तो अगर मैंने कंप्लेंट करी है और पेरेंट्स उस कंप्लेंट को वापस ले रहे हैं, और ऐसी स्थिति में मतलब मैं एक टीचर होने के नाते मैं तो झूठा हुआ, और वो मामला मेरे खिलाफ क्या बनेगा? नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर आपने रिपोर्टिंग की है, आपने रिपोर्टिंग की है कि ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है और मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में अगर बच्चा जो है वो उसको डिनाई कर जाता है या उसके पेरेंट्स विड्रॉ कर जाते हैं तो नथिंग विल कम अप अगेंस्ट टीचर के खिलाफ कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको उसकी आशंका रही और आपने उसको रिपोर्ट किया, वो जो कि मैंडेटरी था एज पर लॉ। बच्चे की आईडी रहती है जिसके अंदर कंप्लेनेंट, तो दे हैव टू कम टू कोर्ट ऑल्सो, उसमें तो बच्चे की आइडेंटिटी। हाँ, इसके अंदर जो था ये मैं बताना भूल गई कि मीडिया की या किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की आइडेंटिटी जो है इसके अंदर कहीं से भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, अदरवाइज उसमें भी जो है 6 महीने की सजा का और या फाइन का प्रावधान है। तो मैं आपको कन्वे करना चाह रही थी वो ये है कि अगर आपने रिपोर्ट किया है और आपके संज्ञान में कुछ आया है तो रेस्ट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो उसमें आपके ऊपर झूठी रिपोर्ट करने के बारे में कुछ नहीं आ सकता है। जी थैंक यू मैम। जी मैडम इसका कोई हेल्पलाइन नंबर भी है काउंसलिंग के लिए बच्चों को? CWC के अंदर रिपोर्ट होता है और बाकी 1098 तो उसमें रहता ही है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, वो भी उनकी भी रिपोर्ट करने की इसके अंदर जिम्मेवारी है। अगर आप कोई चाइल्ड हेल्पलाइन पे करते हैं तो दे विल रिपोर्ट द मैटर टू पुलिस ऑल्सो एंड CWC ऑल्सो। थैंक यू मैम। और अभी अगर कोई भी किसी को, जैसे हम और भी हेल्पलाइंस के बारे में अगर हम कहें तो 1091 वैसे तो विमेन हेल्पलाइन है, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिपोर्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑल्सो, एंड ऑल्सो नाउ 112 इज आवर इमरजेंसी ERSS नंबर, जो हमारा नया पुलिस का कंट्रोल रूम नंबर कहिए कि 112, उस पर भी किसी प्रकार के क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो एनी नंबर कैन बी यूज्ड इन द इमरजेंसी, 112, 1091 और 1098। 1098 इज स्पेशली डेजिग्नेटेड चाइल्ड हेल्पलाइन। और कोई किसी की क्वेरी हो इसके बारे में? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी मैडम, अगर आप जैसे कह रहे थे कोई बच्चे के बिहेवियर में देखते हैं चेंजेस, देखते हैं उस पे कोई गिफ्ट मिल रहा है, उससे बार बार हम अलग अलग सा पता चल रहा है जी, और अगर टीचर इस चीज को नोट कर लेता है और वो बच्चे से बात करता है और बच्चा उल्टा टीचर पे ही कोई वो इल्जाम लगा देता है, तो फिर क्या टीचर पे ही एक्शन हो जाएगा इसमें? देखिए इसके अंदर द थिंग इज कि ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सी चीजें होती है। हमारे कानून तो बन गए, हमने प्रोविजंस दे दिए, लेकिन आप लोग कई बार बहुत स्ट्रेंज सिचुएशंस में भी आ जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हम तो डिसिप्लिनरी एक्शन बच्चे के ऊपर, या अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आपने उसको टोक दिया या आपके एग्जाम के मार्क्स वगैरह के ऊपर कोई इशू हो गया, तो उस टाइम पे अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट्स भी रिसीव हो जाती है कई बार, तो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आपने प्रॉपर आपका कंडक्ट, अगर मान लीजिए आपने बच्चे को काउंसिल किया या आपने मैटर को रिपोर्ट कर दिया टू योर सीनियर ऑफिसर्स, तो जहां पे भी जो भी आप कर रहे हैं, अगर उसका आप फॉर्मल चैनल अडॉप्ट करते हैं रादर देन इनफॉर्मल, या उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है चीजों की, तो उसकी इंक्वायरी भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ आप किसी ने एलिगेशन लगा दिया तो दैट इज द फाइनल एलिगेशन। तो द मैटर विल बी इंक्वायर्ड अपॉन, और उसमें जो जैसा इंक्वायरी के बाद में या इन्वेस्टिगेशन के बाद में चीजें सामने आती है तो उसी हिसाब से उसमें एक्शंस होते हैं। तो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, तो हम इसको पर्टिकुलर जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर ऐसा होगा या वह, तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। एंड मतलब जनरली इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चल जाता है कि कहाँ क्या हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ भी कंप्लेंट कर दिया तो
तो एक्शन होगा ही अगेंस्ट में। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी रहते हैं। लेकिन मैडम पुलिस तो मजबूर हो जाती है वहां पे, जब बच्चा मान लो झूठ बोल देगा और कर देगा तो टीचर सच्चा होते हुए फंस जाएगा इसमें। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसको प्लीज आप फॉर्मल तरीके से करिए। आप मैटर को जो है अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में लेके आइए ताकि हर चीज डॉक्यूमेंट हो सके। अगर इनफॉर्मल आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं और उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिल पाता है, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने जैसे कानून में भी लिखा हुआ है कि कोर्ट भी बच्चे ने जो कहा उसके ऊपर विश्वास करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जो कहा। लेकिन अगर कुछ ऐसी बातें हमारी चीजों जो फैक्ट्स की बात अगर हम करें तो जो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं उसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, ना पुलिस ना कोर्ट। थैंक यू मैडम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैडम अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास कोई बच्चा आया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है मैम, और उसने टीचर को बताई है और हम अपनी हायर अथॉरिटीज से बात करें कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो और अगर हमारी अथॉरिटीज हमें ये कहें कि तुम मतलब बच्चे को उसी के हाल पे छोड़ दो, और बीइंग अ टीचर मतलब हम ये चीज करना नहीं चाहते, और अगर हायर अथॉरिटीज से प्रेशर आ रहा है तो हम उस केस में क्या करें मैम? देखिए, आप हायर अथॉरिटीज को बिल्कुल खुल के बता सकते हैं कि पोक्सो एक्ट में नॉन रिपोर्टिंग का 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो मैडम कई बार ऐसा हो जाता है, अपनी तरफ से रिटर्न में कम्युनिकेट करिए उनको, दे कैन नॉट डिनाई इट। ओके मैम, जी ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? इसमें मैं बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई भी, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो या कोई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उनको ये पता है कि उन्हीं की संस्था के किसी सबऑर्डिनेट के द्वारा या मुलाजिम के द्वारा या किसी एम्प्लॉय के द्वारा वहां पर कोई किसी प्रकार का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया गया है और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अपनी इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन या अन्य किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से वो क्राइम रिपोर्ट नहीं करता है, तो ये उनके खिलाफ इसके अंदर बहुत ही क्लियर प्रोविजंस हैं इसमें पेनल्टी के। इसमें जो है बहुत सख्त प्रोविजन है पोक्सो एक्ट के तहत, उनके खिलाफ कार्रवाई की ही जाएगी अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। So it is our moral responsibility also and now legal responsibility also to report such crime. Any other questions? तो अगर और कोई questions नहीं है तो I would like to extend my thanks to all the organizers here जिन्होंने मुझे आप सभी से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। मुझे जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग भी बहुत बार कई ऐसी दुविधाओं में, ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो जो पोक्सो एक्ट है उसमें अगर आप प्रोविजंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी इसके अंदर आ जानी चाहिए कि आपकी क्या जिम्मेवारी है और आपको क्या करना चाहिए। तो एज अ मेंटर, एज अ टीचर, आप लोगों के ऊपर बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो आप उस जिम्मेवारी का अच्छे से वहन करेंगे ये उम्मीद करते हुए आप सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एएसपी मैडम पुष्पा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी पोक्सो के बारे में और मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।